हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई की, पूर्ति की धारणाएं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी डिमांड की या मांग की, जिसे हमने मांग भी बोलते हैं। जो डिमांड है या मांग है वो बायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर डिमांड करते हैं। अब ये सप्लाई की बात है। सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो सेलर से रिलेटेड है, या हम कहें इसमें विक्रेता टर्म यूज़ होगी। जो सप्लाई या हम कहें पूर्ति का मीनिंग है, पूर्ति क्या होती है। पूर्ति से रिलेटेड तीन कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम बेसिक समझ लें, जो लगते एक जैसे हैं लेकिन उनमें डिफरेंस है। जैसे आज हम बात कर लेंगे सबसे पहले सप्लाई की, पूर्ति क्या है, देन क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति की मात्रा क्या चीज़ है, और स्टॉक। स्टॉक को हिंदी में भी स्टॉक ही कहते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ति या सप्लाई का मीनिंग जान लें। सप्लाई या किसी वस्तु की पूर्ति का मतलब होता है वस्तु की उन मात्राओं से है या वस्तु की वो क्वांटिटी है जिन्हें एक विक्रेता, मतलब एक सेलर, विक्रेता होता है बेचने वाला वस्तु को, उसे सेलर बोल देते हैं, कि जिसे एक विक्रेता या सेलर विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार होता है। आई एम रिपीटिंग कि किसी भी वस्तु की पूर्ति का मतलब होता है वस्तु की वो मात्राएं, वस्तु की वो क्वांटिटी जिसे एक सेलर या विक्रेता विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। जब हमने मांग की बात की थी उसमें खरीदने की बात आती है। जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें विक्रेता आएगा और विक्रेता चीज़ों को बेचता है। तो वो कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट सप्लाई से रिलेटेड है। सप्लाई ऑफ अ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस। इसमें वेरियस प्राइसेस या विभिन्न कीमतों की बात आती है कि एक विक्रेता है वो डिफरेंट प्राइसेस पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। क्वांटिटी सप्लाइड की जब हम बात करते हैं तो हम एक वस्तु की एक स्पेसिफिक मात्रा की बात कर लेते हैं कि वस्तु की, या हम कहीं पूर्ति की मात्रा का मतलब होता है किसी वस्तु की वो क्वांटिटी या वो मात्रा जिसकी एक सर्टेन प्राइस पर एक सर्टेन टाइम पीरियड में सप्लाई की जाएगी, या हम कहें वस्तु की वो मात्रा जिसकी एक निश्चित कीमत पर, एक मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक निश्चित समय पे, और या हम कहें उसे पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वस्तु की कितनी मात्रा सप्लाई की जाती है, तो उसको हम क्वांटिटी सप्लाइड बोल देते हैं। जब क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं तो हम एक मात्रा की बात करते हैं। जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि डिफरेंट प्राइजेस और उस पर मतलब बेची जाने वाली वस्तु की जो मात्रा है उसकी डिफरेंट सप्लाई। नेक्स्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है स्टॉक का। स्टॉक का मतलब, स्टॉक जो है वो एक थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जो पूर्ति या सप्लाई है वो इसी का ही पार्ट है। यहाँ हम कहें कि जो पूर्ति है वो स्टॉक का ही वो भाग है जिसे एक सेलर एक निश्चित समय अवधि में और एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार होता है। लेकिन मतलब स्टॉक तो पूरा जो एक विक्रेता के पास कितना माल उपलब्ध है वो स्टॉक है, और पूर्ति उसमें से वो जितनी भाग बेचने के लिए तैयार है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, सप्लाई से रिलेटेड ही। जैसे हमने डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझा था उसी तरह से सप्लाई में भी वैसे ही टर्म्स हैं। जैसे हमने मांग तालिका या डिमांड शेड्यूल की बात की थी, आज हम बात कर लेते हैं सप्लाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में उसके मीनिंग के बाद सप्लाई शेड्यूल की, या और सप्लाई कर्व की बात करेंगे। अब हम पूर्ति अनुसूची, या हम इसको पूर्ति तालिका भी बोल सकते हैं, और पूर्ति वक्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले पूर्ति तालिका या पूर्ति अनुसूची की बात कर लें। सप्लाई शेड्यूल या पूर्ति तालिका वो तालिका या वो टेबल होती है जो ये शो करती है कि अन्य बातें समान रहें, उन बातों के समान रहने पर एक निश्चित समय अवधि में किसी वस्तु के जो विक्रेता हैं या सेलर हैं उस वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी कितनी मात्रा की पूर्ति करेंगे। या हम कहें पूर्ति अनुसूची को हम ये भी कह सकते हैं कि वो तालिका जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की प्राइस या कीमत और जो बेची जाने वाली मात्रा है उसके संबंध को प्रकट करती है। जिस तालिका में हम मतलब प्राइस को दिखा रहे हैं और साथ उसके सामने हम दिखा रहे हैं क्वांटिटी सोल्ड, या हम कहें बेची जाने वाली मात्रा, अगर इन दोनों का जो रिलेशनशिप हम एक टेबल में दिखाएंगे तो वो सप्लाई शेड्यूल या पूर्ति अनुसूची कहलाएगी। पूर्ति अनुसूची दो तरह की है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची या इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और सेकंड है मार्केट सप्लाई शेड्यूल, बाजार पूर्ति अनुसूची। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल या व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वो तालिका या वो टेबल है
जो किसी वस्तु की उन मात्राओं को शो करती है जिनकी एक उत्पादक एक निश्चित समय में सभी संभव कीमतों पर पूर्ति करेंगे। मतलब या जनरल लैंग्वेज में हम समझ लें कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में सिर्फ एक प्रोड्यूसर के द्वारा की जाने वाली पूर्ति को दिखाया जाएगा कि एक प्रोड्यूसर पर्टिकुलर प्राइसेस पे एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार है। अगर इन दोनों का रिलेशनशिप एक टेबल में शो कर दिया जाए तो वो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका या अनुसूची कहलाएगी। जैसे कि टेबल में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ हमने कॉलम ले लिया प्राइस ऑफ आइसक्रीम इन रुपीज़ और क्वांटिटी सप्लाइड, और आइसक्रीम की सप्लाई की बात है सामने। मान लीजिए 5 रुपीज़ प्राइस है तो जो विक्रेता है वो एक भी आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार नहीं है। मतलब 5 रुपये आइसक्रीम की जो कीमत है जब, तो क्वांटिटी से सोल्ड या सप्लाइड ज़ीरो है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, मान लो 10 रुपये प्राइस हुई तो वो 10 क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया। इसी तरह से कीमत 20 बढ़कर 20 हो गई तो जो बेची जाने वाली पूर्ति है या वस्तु की मात्रा है वो भी बढ़कर क्या हो गई, 30 इकाइयाँ। तो इस तरह से ये पूर्ति तालिका थी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जिसमें कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच संबंध दिखाया गया है। और इससे हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल की, बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची वो तालिका है जिसमें बाजार में जितने भी विक्रेता हैं, बाजार के जितने मान लो सभी विक्रेता हैं, उनके द्वारा, उन सभी विक्रेताओं के द्वारा एक निश्चित समय में डिफरेंट प्राइसेस पर बेची जाने वाली कुल मात्रा का योग प्रकट किया जाता है इस टेबल में। या हम दोबारा इसको बोल रही हूँ मैं कि बाजार पूर्ति की जब हम मार्केट सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो मार्केट सप्लाई की जब आपने गणना करनी है तो उसमें क्या करना है, मार्केट में जितने भी सप्लायर हैं किसी वस्तु की पूर्ति करने वाले, उन सभी के द्वारा जितनी पूर्ति की जाएगी उनको जोड़ा जाएगा इसमें। तो ये मतलब सभी विक्रेताओं के द्वारा की जाने वाली पूर्ति को शो करती है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे कि हमने सुविधा की दृष्टि से मान लिया, वैसे तो बहुत सारे सप्लायर या सेलर होते हैं मार्केट में, हम मान रहे हैं कि सिर्फ 2 ही फर्म है या 2 ही विक्रेता हैं, एक फर्म ए है एक फर्म बी है। और एक कॉलम में हमने प्राइस ऑफ आइसक्रीम ले लिया जैसे पिछले कॉलम में लिया था। पिछले कॉलम में हमने एक ही सेलर लिया, इसमें हमने 2 सेलर ले लिए, फर्म ए और फर्म बी। उनके द्वारा की जाने वाली सप्लाई को आप ले लें, इमेजिनरी डाटा कुछ भी ले सकते हैं। हमने पिछले को ही एज इट इज़ ले लिया कि जब 5 रुपीज़ प्राइस है, ए फर्म भी कुछ सप्लाई नहीं कर रही, बी फर्म भी कुछ सप्लाई नहीं कर रही, तो जो मार्केट सप्लाई है वो भी ज़ीरो आएगी, इन दोनों का जोड़। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, मान लो प्राइस बढ़ के 10 हो गई, फर्म ए 10 आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार है, फर्म बी 5 आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार है, तो टोटल जो मार्केट सप्लाई हुई 10 रुपये की कीमत पर वो हो गई 15। इट मीन्स 10 रुपये की जब आइसक्रीम की प्राइस है तो 15 आइसक्रीम बिकने के लिए तैयार हैं या 15 आइसक्रीम की सप्लाई की जा रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है और प्राइस बढ़कर 20 हो गई तो फर्म ए 30 आइसक्रीम की सप्लाई कर रहा है और फर्म बी जो 20 आइसक्रीम की सप्लाई कर रही है फर्म, और दोनों के द्वारा की जाने वाली सप्लाई या जिसको हम मार्केट सप्लाई बोल देंगे उसका जोड़ आ जाएगा 30 + 20 मतलब 50। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल में डिफरेंट जो विक्रेता हैं उनके द्वारा जितनी कुल पूर्ति की जा रही है किसी वस्तु की उसको शो किया जाता है। और ये भी इसमें भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं मार्केट सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सप्लाई कर्व की या पूर्ति वक्र की। अब सप्लाई कर्व या पूर्ति वक्र क्या है, ये क्या है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है सप्लाई शेड्यूल की। या हम कहें कि जब हमने तालिका बनाई, जो हमने पूर्ति तालिका बनाई, अगर हम उसको ग्राफ में शो कर दें तो जो डायग्राम बनेगा, जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन बनेगी वो सप्लाई कर्व कहलाएगा। जिस तरह से सप्लाई शेड्यूल 2 तरह की है, सप्लाई कर्व भी 2 तरह का बनेगा, 2 तरह की है उसके टाइप्स। एक हो गया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा हो गया मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व व्यक्तिगत पूर्ति वक्र व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को चित्र के रूप में प्रकट करता है। या हम कहें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को या व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को जब ग्राफ में ड्रॉ कर दिया जाएगा तो वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र या इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बन जाएगा। और ये वक्र या ये कर्व क्या दिखाता है, सिर्फ एक फर्म के द्वारा विभिन्न कीमतों पर की गई पूर्ति को प्रकट करता है।
जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इसमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को ड्रॉ किया गया है। एसएस पॉजिटिव स्लोप है पूर्ति वक्र का, जिससे ये पता लग रहा है ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। वाई एक्सिस से टच करते हुए हमने सप्लाई कर्व यहाँ बनाई है, जो ये शो करती है कि जब 5 रुपये या उससे कम कीमत है तो विक्रेता कोई भी वस्तु बेचने के लिए तैयार नहीं है, या हम कहें 5 रुपये प्राइस या उससे कम प्राइस पर वस्तु की पूर्ति ज़ीरो है। इसलिए 5 रुपये प्राइस पर जो सप्लाई कर्व है वो वाई एक्सिस को टच करता हुआ बना है, या हम कहें ये रिज़र्व प्राइस है। इससे कम कीमत पर विक्रेता जो है वो वस्तु बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके बाद जैसे जैसे वस्तु की पूर्ति बढ़ती जा रही है, जैसे हमने टेबल में देखा था, प्राइस 10 हो गई तो विक्रेता ने पूर्ति बढ़ा के 10 कर दी। प्राइस 15 हो गई तो विक्रेता ने पूर्ति बढ़ा के 20 कर दी। प्राइस 20 हो गई आइसक्रीम की तो विक्रेता ने पूर्ति बढ़ा के 30 कर दी। तो इन सभी बिंदुओं को जब मिला दिया जाएगा तो ये कर्व बन जाएगा एसएस, जिसको हमने कहा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। पॉजिटिव स्लोप है ये, जो वस्तु की कीमत है और बेची जाने वाली मात्रा में पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप बनता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है किसी वस्तु की, जो विक्रेता हैं वस्तु की ज़्यादा पूर्ति करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्केट सप्लाई कर्व की, या बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र बाजार पूर्ति तालिका को ग्राफ में प्रकट करता है, और ये वक्र क्या करते हैं, किसी वस्तु की डिफरेंट प्राइजेस पर की जाने वाली बाजार की कुल पूर्ति को प्रकट करती है। ये जो कर्व है, या मैं कहूँ कि ये जो वक्र है वो एक बाज़ार में जितने भी किसी वस्तु के विक्रेता हैं, वो विक्रेता विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु की कितनी कुल पूर्ति करने के लिए तैयार है, उसको इस वक्र के द्वारा शो किया जाता है। ये पिछली जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है उसी का ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। तो सप्लाई शेड्यूल आप उसको रिमेंबर होगा, हमने सप्लाई शेड्यूल जब बनाई थी तो हमने 2 फर्म्स की बात की थी, एक ए और एक बी। तो इस डायग्राम या इस जो कर्व है इसके भी 3 पार्ट हमने बनाए, ए, बी और सी। ए जो पार्ट है वो फर्म ए के द्वारा की जाने वाली पूर्ति को शो कर रहा है। जो बी पार्ट है वो फर्म बी के द्वारा की जाने वाली आइसक्रीम की पूर्ति को शो कर रहा है। और जो तीसरा सेगमेंट है सी सेगमेंट, जिसको हमने मार्केट सप्लाई कर्व कहा, इसमें हम दोनों विक्रेताओं के द्वारा की जाने वाली पूर्ति को इस वाले पार्ट में शो किया जाएगा। जैसा कि हमने टेबल में दिखाया था कि 5 रुपये जब प्राइस है या उससे कम कीमत है तो विक्रेता कोई भी वस्तु सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब पूर्ति ज़ीरो है। तो ए वक्र और बी वक्र, ए फर्म का पूर्ति वक्र और बी फर्म का पूर्ति वक्र दोनों ही वाई एक्सिस से स्टार्ट होंगे 5, जहाँ जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। फिर जब प्राइस बढ़ी 10 रुपये हुई तो जो फर्म ए है वो भी 10 मतलब वस्तुएं या 10 आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार है। 10 रुपये प्राइस पे बी फर्म 5 आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार है, तो 10 और 5 15। तो इसी चीज़ को हमने तीसरे सेगमेंट में इन दोनों का जोड़ दिखा दिया कि जब कीमत 10 रुपये है तो 15 आइसक्रीम की सप्लाई की जाएगी। ये आप सी पार्ट में देख पा रहे हो, 10 प्राइस के सामने 15 क्वांटिटी ड्रॉ की गई हैं। इसी तरह से जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, मान लो हम 20 की बात कर लें, 20 रुपीज़ जब प्राइस है, ए फर्म 30 आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार है, बी फर्म 20 आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार है। तो 20 रुपये प्राइस पर आइसक्रीम की पूर्ति हो गई, 30 + 20 = 50। तो ये 50 सप्लाई हमने तीसरे सेगमेंट में दिखाई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 20 जब प्राइस है उसके सामने हमने 50 को ड्रॉ कर दिया और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो एक हमें जो पॉइंट मिलेगा उसका हम कोई भी नाम भी लिख सकते हैं, और फिर इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो ये एसएस पूर्ति वक्र हमें मिला, जो कि पॉजिटिव स्लोप है, और ये मार्केट की सप्लाई को शो कर रहा है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, मार्केट सप्लाई या बाज़ार पूर्ति भी बढ़ रही है या बढ़ेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या सप्लाई फंक्शन, पूर्ति के निर्धारक तत्व या पूर्ति फलन। अब इस टॉपिक में हम पूर्ति के निर्धारक तत्वों की बात करेंगे कि किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या हम इस जो टॉपिक का नाम ये भी कह सकते हैं सप्लाई फंक्शन या पूर्ति फलन। तो सबसे पहले हम पूर्ति फलन का मीनिंग जान लें।
सप्लाई जो फंक्शन है या पूर्ति फलन है वो क्या बताता है। जैसे हमने पीछे मांग फलन की बात की थी, अब ये पूर्ति फलन है। मांग फलन क्या बताता था, मांग और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच संबंध, उसको फैक्टर जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर के बीच रिलेशनशिप। इसी तरह जो सप्लाई फंक्शन है वो भी किसी भी वस्तु की पूर्ति और उसके जो विभिन्न निर्धारक तत्व हैं उनके बीच के संबंध को प्रकट करता है। तो यहाँ हम कहें कि किसी भी वस्तु की पूर्ति को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जब हम एक इस तरह से इक्वेशन बना के जब हम इस रिलेशनशिप को शो करते हैं तो वो सप्लाई फंक्शन बन जाता है। जैसा कि आप इक्वेशन में देख पा रहे हैं, एक तरफ एस है, एस ये सप्लाई को शो कर रहा है, एस जो लेटर है। उसके बाद हमने लिया इक्वल का साइन, इक्वल के साइन के बाद एफ लिखा है, मतलब फंक्शन, एफ फंक्शन को डिनोट कर रहा है। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे या लेटर्स से हमने जो डिनोट कर रखा है, ये सारे क्या हैं, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, या वो फैक्टर हैं जिनसे पूर्ति प्रभावित होती है किसी वस्तु की। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखी है, इसको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं इसकी जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है, यहाँ हम इसके उसको नाम क्लियर कर लें कि जीएफ किस चीज़ का सिंबल है। यहाँ पे जीएफ जो है गोल ऑफ द फर्म या फर्म के उद्देश्य को शो कर रहा है। कैपिटल पी है प्राइस ऑफ द गुड है। आई जो है इनपुट की प्राइसेस या जो इनपुट्स जो आगत यूज़ हो रहे हैं वस्तु को बनाने में उनकी प्राइसेस हैं, वो भी इफ़ेक्ट करती हैं किसी वस्तु की पूर्ति को। टी जो है वो टेक्निक को शो कर रहा है, तकनीक को शो कर रहा है। पी आर, सिंपल पी उसी वस्तु की कीमत थी जिसकी सप्लाई की बात हो रही है। पी आर जो है स्मॉल आर है, जो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, मतलब जिस वस्तु की सप्लाई की बात कर रहे हैं उसकी रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस भी उसकी सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। एन यहाँ नंबर ऑफ फर्म्स की बात है कि फर्मों की संख्या। और ई एक्सपेक्टेशंस को शो कर रहा है। एक्सपेक्टेशन या संभावनाएं भी पूर्ति को अफेक्ट करती हैं या प्रभावित करती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीपी मतलब पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए लिया गया है यहाँ सिंबल। अब इन सारे डिटर्मिनेंट्स को हम वन बाय वन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट था गोल ऑफ द फर्म, फर्म का उद्देश्य, कि फर्म का क्या उद्देश्य है। किसी भी फर्म का जो उद्देश्य है वो उस वस्तु की मात्रा को अफेक्ट करता है जिसकी सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूसर विलिंग है या इच्छुक है। फर्म का उद्देश्य है, आजकल पहले प्रॉफिट मोटिव होता था, आजकल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं फर्म के। तो हम बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स के बीच ही कंपैरिजन लेंगे यहाँ कि फर्म का क्या उद्देश्य है। जो फर्म वस्तु बना रही है, वस्तु को बेच रही है, वो कौन से गोल पे काम कर रही है, उसका जो गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, कि वो फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है या फिर बिक्री को अधिकतम करना चाहती है। मान लीजिए फर्म का उद्देश्य अपने लाभों को अधिकतम करना है, तो वो फर्म वस्तु की एक निश्चित कीमत पर उस फर्म की तुलना में कम मात्रा में पूर्ति करेगी जिसका उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करना है। मतलब जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है उस फर्म की हो सकता है बिक्री कम हो, बजाय किसके, उस फर्म की तुलना में जिसने अपना उद्देश्य सेल्स को मैक्सिमाइज करना रखा है। क्योंकि जिस फर्म का उद्देश्य सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो वो कम प्राइजेस पे भी वस्तु की पूर्ति करने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि कम प्राइजेस पे ही वस्तु की जो मांग लोग ज़्यादा करेंगे और तभी उस वस्तु की सप्लाई ज़्यादा हो पाएगी, तभी उसकी सेल्स मैक्सिमाइज हो पाएंगी। तो फर्स्ट तो हो गया कि किस तरह का फर्म का उद्देश्य है वो वस्तु की जाने वाली सप्लाई या पूर्ति को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द ओन गुड, किसी भी वस्तु की अपनी कीमत। ये हमने पिछली टेबल्स में देख ही लिया कि कीमत बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट मान लें तो उस वस्तु का जो उत्पादन है लाभदायक हो जाता है। इसलिए अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो फर्में जो है वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करती हैं और कीमतें कम होने पर पूर्ति में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। नेक्स्ट है प्राइजेस ऑफ इनपुट्स, आगतों की कीमतें। किसी भी वस्तु की जो आगत हैं, इनपुट्स हैं, मतलब इनपुट्स में आ जाते हैं मशीनरी, कच्चा माल, लेबर, इनकी प्राइजेस पर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट निर्भर करती है।
मतलब जो इनपुट्स हम यूज़ करते हैं उनकी किस तरह की कीमतें हैं उस पर डिपेंड है हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट। अगर मान लो इनपुट्स की प्राइजेज़ ही बढ़ेंगी तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में भी वृद्धि होने लग जाएगी और हमारे जो लाभ हैं वो कम होने लग जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एक निश्चित कीमत पर उस वस्तु की जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए इनपुट्स जो हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं या जिनको यूज़ करके हम गुड्स बना रहे हैं उनकी प्राइसेस मान लो कम हो गई या वो आगत सस्ते हो गए, तो उसका इफ़ेक्ट होगा प्रोडक्शन कॉस्ट पे। वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करेंगे। इससे क्या होगा, लाभों में वृद्धि होगी और लाभों में वृद्धि जो है उत्पादकों को एक सर्टेन कीमत पर वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए ही प्रेरित करती हैं। या हम इन कंक्लूजन या इन नटशल हम ये कह सकते हैं कि इनपुट्स की प्राइजेस बढ़ने पे पूर्ति में कमी आ जाती है, सप्लाई में कमी आ जाती है, और अगर कीमतें मान लो कम हो जाएं तो जो सप्लाई है या पूर्ति है वो बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, तकनीक। तकनीक का मतलब होता है वो विधियाँ या वो मेथड्स जिसके अनुसार इनपुट्स का हम कॉम्बिनेशन करके निश्चित मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। या हम या मान लो तकनीक में सुधार आया उसकी बात कर ले कि कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, किसी नई मशीन का आविष्कार हो गया जिससे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई, कोई नया काम करने का तरीका हमने खोज लिया तो जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट पहले की तुलना में कम हो गई, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ने लग जाएंगे। और जब प्रॉफिट में वृद्धि होगी तो प्रोड्यूसर्स को मोर एंड मोर गुड्स की सप्लाई करने के लिए प्रेरित करेगी ये चीज़, इसलिए वस्तु की पूर्ति में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट है वो है प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। किसी भी कमोडिटी की सप्लाई या पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक जो दूसरा इम्पोर्टेंट और अन्य इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी, जो रिलेटेड गुड्स हैं, संबंधित वस्तुएं हैं, दो तरह की हो सकती हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। उन दोनों की ही बात हम यहाँ पे भी करेंगे कि प्रतिस्थापन वस्तुओं या पूरक वस्तुओं की कीमतों में चेंज भी वस्तु की पूर्ति को इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन वस्तु का एग्जाम्पल ले लें कि या हम कहें कि मान लीजिए दो वस्तुएं आपस में प्रतिस्थापन है, एक दूसरे की जगह यूज़ की जा सकती हैं। तो एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी जो प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु है उसकी सप्लाई में कमी आ जाएगी। मतलब इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होगा सप्लाई के रिगार्डिंग। जब हम सप्लाई की बात करते हैं और प्रतिस्थापन वस्तुओं की बात करते हैं तो इसमें होता है एक वस्तु की कीमत बढ़े तो दूसरी की सप्लाई कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो गेहूँ और मक्का है, वो आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। मान लो गेहूं की कीमत बढ़ रही है तो किसान क्या करेंगे, किसानों को तो फ़ायदा होगा गेहूं उगाने में, इसलिए वो गेहूं या वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और इसलिए गेहूं की पूर्ति बढ़ जाएगी। और गेहूं की कीमत कम हो रही है मान लो तो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु मक्की का अधिक उत्पादन किया जाएगा, इसके फलस्वरूप मक्की की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड का हम उदाहरण ले लें। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक वस्तुएं एक साथ किसी वस्तु की आवश्यकता को या मतलब किसी आवश्यकता को पूरा करते हैं, जैसे पेट्रोल और कार हो गया। तो इसमें इसके रिगार्डिंग क्या होता है, अगर एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका रिजल्ट ये होगा दूसरी पूरक वस्तु जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की, नंबर ऑफ फॉर्म्स कि फर्मों की संख्या क्या है। फर्मों की संख्या पे भी वस्तु की जाने वाली मतलब पूर्ति इफेक्ट निर्भर करती है। फर्मों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वस्तु की जो सप्लाई है उतनी ज़्यादा होगी। अगर फर्में कम हैं तो सप्लायर कम होंगे या सेलर कम हो जाएंगे। सेलर कम होने से वस्तु की जो पूर्ति है या सप्लाई है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है उत्पादकों की संभावनाएं या एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स। फ्यूचर में वस्तु की प्राइस में चेंज आने का भी अफेक्ट होता है, मतलब उसका भी प्रभाव पड़ता है उसकी सप्लाई पर। मान लीजिए प्रोड्यूसर को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में या फ्यूचर में प्रोडक्शन की जो प्राइस, उनकी जो उत्पादन की जो कीमत है वो कम हो सकती है, तो वो क्या करेंगे वर्तमान में ही उसकी सप्लाई को बढ़ा देंगे। और अगर प्रोड्यूसर को ये लग रहा है कि जो वो वस्तु बना रहे हैं उसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइम में उस वस्तु का स्टोर करके रख लेंगे जिससे आने वाले फ्यूचर में जब उसकी प्राइसेस बढ़ें तो उनको बेचा जा सके। इसलिए कीमत बढ़ने की संभावना अगर लग रही है
तो वर्तमान पूर्ति प्रेजेंट में सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर भविष्य में उनको लग रहा है कीमतें कम हो सकती हैं तो वो प्रेजेंट में या वर्तमान में भी उसकी फटाफट से पूर्ति बढ़ा देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर उनको लग रहा है वस्तुओं की प्राइसेस डाउन चली जाएंगी तो उनको लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सप्लाई या सरकार की नीति, सरकारी नीति। सरकार की नीतियों का भी इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है या इस पे वस्तु की जाने वाली पूर्ति पे, कि सरकार की किस तरह की पॉलिसी है। मान लीजिए विदेशी वस्तुओं की बात कर लें, मान लो विदेशी वस्तुओं के बारे में सरकार मतलब उससे रिलेटेड जो कोई टैक्स वगैरह है, उसके जो टैरिफ्स हैं या कोटा है, उसमें अगर कमी कर दी सरकार ने, तो इससे क्या होगा, देश में विदेशी वस्तुओं के जो इंपोर्ट हैं वो बढ़ जाएंगे, इसके फलस्वरूप पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से अगर टैक्सेस या सब्सिडी में भी चेंज करती है सरकार, आर्थिक सहायता में चेंज करती है, तो उसका भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो टैक्स मान लो टैक्स बढ़ा या घटा दिए, क्योंकि टैक्स जो हैं प्रोडक्शन कॉस्ट का ही पार्ट हो जाते हैं। मान लो सरकार ने जो उत्पादन कर एक्साइज ड्यूटी या जो प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है एक्साइज ड्यूटी, मान लो उत्पादन कर भी बोल देते हैं उसको, उत्पादन कर बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, पूर्ति में रुकावट आएगी, पूर्ति में कमी आएगी, क्योंकि उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। और अगर सरकार सब्सिडीज़ वगैरह दे रही है प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा, तो वो पूर्ति में वृद्धि होगी। या इसलिए हम कहें जितनी ज़्यादा लिबरल पॉलिसी है सरकार की, व्यापारिक नीति लिबरल है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाती सरकार, ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाती, तो उसके कारण पूर्ति में उतनी ही वृद्धि उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये तो थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या सप्लाई फंक्शन की बात की। तो इस चैप्टर में हमने सीखा सप्लाई से रिलेटेड कुछ बातें, जिसमें हमने सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व और डिटर्मिनेंट्स की बात की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की। थैंक यू।